हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जैसे देखने वाले हैं, टॉपिक आपको पता चल गया होगा, ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। इसके पहले हमने इवोल्यूशनरी वे में कई सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं 503 कॉर्डेटा में, जिसमें कि पहला ओरिजिन एंड थ्योरी ऑफ कॉर्डेटा, और उसके बाद हमने ग्नैथोस्टोम्स की बात की थी। ओरिजिन ऑफ थ्योरीज ऑफ कॉर्डेटा की बात की थी। उसके बाद हमने ऑस्ट्रैकोडर्म्स की बात की थी। उसके बाद हमने ग्नैथोस्टोम्स की बात की थी। ग्नैथोस्टोम्स के बाद हमने बात की थी तुम्हारे उसमें प्लैकोडर्म्स की बात की थी ग्नैथोस्टोम्स में। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो डिप्नोई फिशेस की बात की थी, पूरे उसके ओरिजिन को और डिप्नोई फिशेस के बारे में। अब हम जो देखने वाले हैं डिप्नोई फिशेस के बाद ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया, तो इसका भी एक ओवरव्यू हम लेने वाले हैं। इस वीडियो से तुमको पता चलेगा कि तुमको अपने आंसर में क्या क्या इंक्लूड करना है। 12 नंबर क्वेश्चन में फाइनल एग्जाम में आता है, और अगर अपने सेमेस्टर T1 T2 अगर देखोगे तो उसमें ये करीब तुम्हारा 10 नंबर में पूछ सकता है, अगर ये टॉपिक कवर हुआ है तो जनरली हम सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद तुम इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हो अपने आंसर सीट में और नोट्स में। तो यहाँ पे हम ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इंक्लूड करना जरूरी हो जाएगा कि टाइम एंड ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया क्या था, यानी टाइम क्या था जब ओरिजिन एम्फीबिया का ओरिजिन हुआ था। तो सबसे पहली बात तो इसका ओरिजिन मिड एंड लेट डेवोनियन में हुआ था, यानी डेवोनियन के मिड से लेके और लेट डेवोनियन तक में एम्फीबिया का ओरिजिन हुआ था। उसके बाद ये अभी तक हमारे पाए जाते हैं। साथ ही ये जो सार्कोपटेर्जी थे, सार्कोपटेर्जी से क्रॉसोपटेर्जी यानी ऑस्टियोलेपिस फिश इवॉल्व हुए थे। फिर क्रॉसोपटेर्जी से लैब्रिंथोडोंसिया, जो कि इसका मतलब कि प्रोबेबल और सबसे सही एंसेस्टर माना जाता है, उससे फिर इक्थियोस्टेगा और इरियोपस दो एम्फीबिया इवॉल्व हुए थे, जिनमें कि एम्फीबिया लाइक फीचर्स थे। तो ये सीरीज तुमको लिखनी पड़ेगी, और इसका एक डायग्राम भी होता है, तो उसको भी तुमको बनाना पड़ेगा। वो सारी नोट्स तुमको ये सब टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाना। तो वहाँ पे डायग्राम, इसके जितने भी डायग्राम इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और भी दूसरे टॉपिक से जितने रिलेटेड डायग्राम है, सब वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जैसा कि मैंने बताया, सार्कोपटेजिस क्रॉसोपटेजी, क्रॉसोपटेजिस लैब्रिंथोडोंसिया, लैब्रिंथोडोंसिया से इक्थियोस्टेगा और एरियोपस। अब इक्थियोस्टेगा एरियोपस अर्लीस्ट एम्फीबिया माने जाते हैं। तो लैब्रिंथोडोंसिया, इसका तुमको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखने पड़ेंगे, और साथ ही साथ इरियोपस, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना पड़ेगा। लैब्रिंथोडोंसिया नाम कैसे पड़ा? पहली बात तो लैब्रिंथोडोंसिया नाम पड़ा क्योंकि इनेमल जो थी, इनेमल और डेंटाइन, ये दोनों चीज सराउंडेड करी थी पल्प कैविटी को, यानी जो उसके टीथ में पल्प कैविटी पाई जाती है वो किससे सराउंडेड थी? इनेमल और डेंटाइन से। एम्फीबिया के इनेमल और डेंटाइन से पल्प कैविटी सराउंडेड थी, इस वजह से इसका नाम लैब्रिंथोडोंसिया दे दिया गया था। इसे अर्ली एम्फीबिया फॉसिल भी कहा जाता है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल जो हो सकता है लैब्रिंथोडोंसिया का, इक्थियोस्टेगा और एरियोपस। इक्थियोस्टेगा के तुमको कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखने पड़ेंगे, और साथ ही साथ एरियोपस के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एम्फीबिया से रिलेटेड कुछ थ्योरीज या फिर एंसेस्ट्री थ्योरीज होती हैं, जिसमें कि सबसे पहली पिस्सीन एंसेस्ट्री आती है, जिसमें कि इसको इस थ्योरी को बताया गया है फिश से रिलेटेड करके, यानी रिलेट टू फिश कैरेक्टर्स की बताया गया। एम्फीबिया का सबसे सटीक और सबसे पहला जो एंसेस्टर था वो फिश थे, यानी जितने भी एम्फीबिया थे तुम्हारे वो सारे किससे इवॉल्व हुए थे? फिश से इवॉल्व हुए थे। इसलिए यहाँ पे इस थ्योरी को तुमको फिश से रिलेट करके लिखना पड़ेगा। इसमें बताया जाता है कि ये जो फिश होती है वो बोथ कोल्ड ब्लडेड होती हैं, रिस्पायरेशन दोनों में गिल्स से होता है, एम्फीबिया में भी फिश में भी, और एग लेइंग जो होते हैं वो वाटर में किए जाते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर तुमको फिश से रिलेट करके बताने पड़ेंगे। उसके बाद डेवोनियन फिशेस की बात करते हैं कि डेवोनियन फिश से क्या रिलेशन हो सकता है एम्फीबिया का। तो यहाँ पे 3 बोनी फिशेस का एग्जाम्पल लिया जाता है, मतलब 3 बोनी फिशेस से ही रिलेट किया जाता है, क्योंकि यही सबसे सटीक बैठती हैं एम्फीबिया के ओरिजिन से इवोल्यूशन के टर्म में। तो अब बात करें कि सेम टाइम ऑफ लैब्रिंथोडोंसिया में 3 बोनी फिशेस आती हैं, जिसमें कि सबसे पहले एक्टिनोपटेजी रे फिश आती हैं। इसमें क्या हुआ था कि इस थ्योरी को ये एक्टिनोपटेजी से रिलेट किया गया था, तो एक्टिनोपटेजी से रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि क्या हुआ था कि जो रे फिशेस होती है इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। अब दूसरे तरह की जो बोनी फिशेस, डिप्नोई लंग फिशेस जिन्हें कहा जाता है,
इनसे रिसेंबल यानी इनसे स्ट्रक्चर मिलाए गए थे, तो ऐसा माना जाने लगा था कि डेवोनियन फिश यानी डेवोनियन फिश में डिप्नोई से ही एम्फीबिया का ओरिजिन हुआ था। लेकिन बाद में हमें पता चलता है, क्योंकि इसके करैक्टर बहुत ज़्यादा मिलते हैं डिप्नोई के लंग फिशेस के एम्फीबिया से, लेकिन ऐसा माना गया कि पहले डिप्नोई से इवॉल्व हुआ था। लेकिन बाद में पता चलता है कि डिप्नोई फिशेस और ये एम्फीबिया दोनों ही सेम इन्वायरमेंट में इवॉल्व हुए थे। इस वजह से क्या हुआ था कि डिप्नोई और एम्फीबिया के करैक्टर बहुत ज़्यादा सेम मैच करने लगे थे। लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि ये जो सेम इन्वायरमेंट में रहने से कैरेक्टर इवॉल्व हुए थे, इसलिए ऐसे कैरेक्टर को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। यानी जिसमें क्या होता है कि सेम इन्वायरमेंट में इवॉल्व होने से उसके इन्वायरमेंट अडाप्ट होने से क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलने लगते हैं। तो इस वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कारण कैरेक्टर इससे मिल रहे थे एम्फीबिया से, डिप्नोई फिशेस के। बाद में क्रॉसोपटेजी आए थे। क्रॉसोपटेजी यानी जिन्हें हम लो फिन फिश भी कहते हैं, ये क्या हुए थे, इनको सबसे सटीक माना जाता है कि क्रॉसोपटेजी जो थे इन्हीं से एम्फीबिया का इवॉल्व या फिर इवोल्यूशन हुआ था। आगे बात करें तो क्रॉसोपटेजी एंसेस्ट्री की हमको बात करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने बताया कि क्रॉसोपटेजी से ही इवॉल्व हुए थे, तो क्रॉसोपटेजी एंसेस्ट्री की बात करना जरूरी हो जाता है। इसमें ऑस्टियोलेपिस एग्जाम्पल है। ऑस्टियोलेपिस एग्जाम्पल क्यों है ये भी तुमको वहाँ पर बताना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जो ऑस्टियोलेपिस फिश थी, ऑस्टियोलेपिस फिश में सिमिलरिटी बतानी पड़ती है क्रॉसोपटेजी विथ अर्ली एम्फीबिया से। क्रॉसोपटेजी एंसेस्ट्री में तुमको ये तो बताना पड़ेगा कि क्रॉसोपटेजी और अर्ली एम्फीबिया में क्या क्या कंडीशन सिमिलरिटीज़ थी, क्या क्या मतलब कि ऐसा क्या सिमिलरिटीज़ थी जिसकी वजह से क्रॉसोपटेजी से ही अर्ली एम्फीबियन का निर्माण होता है, लैब्रिन्थोडोंसिया जिसे कहते हैं। अब यहाँ तक तो हमने ये बात कर ली। अब क्या होता है कि क्रॉसोपटेजी में लोब फिन पाए जाते हैं, और यही जो लोब फिन थे, इसी के कारण क्या होता है कि बाद में चल के एम्फीबिया में पेंटाडेक्टाइल लिम्ब यानी 5 लेग हैंड इवॉल्व होते हैं, और ये क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। स्कल एंड जॉज भी दोनों के सिमिलर होते हैं, बोन बाय बोन। और क्या होता है कि दोनों प्रेडेटर्स होते हैं, शार्प स्ट्रॉन्ग टीथ दोनों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ दोनों में इंटरनल और एक्सटर्नल नेरिस भी सिमिलर होते हैं। एयर ब्लैडर दोनों यूज़ करते हैं लंग्स में, मतलब एयर ब्लैडर दोनों में लंग में यूज़ होता है। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि पॉन्ड्स में इनको जाना रहता था लैब्रिन्थोडोंसिया को, इस वजह से क्या हुआ था, एयर ब्लैडर जो थे वो लंग्स में यूज़ होने लगे थे। साथ ही साथ इक्थियोस्टेगा को भी एग्जांपल लेके तुमको बताना पड़ेगा। लैब्रिन्थोडोंसिया में इक्थियोस्टेगा आता था, तो ट्रांसमिटेड स्टेज बिटवीन क्रॉसोपटेजी एंड एम्फीबिया, यानी जो इक्थियोस्टेगा था वो क्या था, ट्रांजिशनल स्टेज था क्रॉसोपटेजी और एम्फीबिया से इवॉल्व होने में। यानी क्रॉसोपटेजी से एम्फीबिया कहीं बीच में एक ट्रांजिशनल स्टेज का काम करता है इक्थियोस्टेगा। अब ये तो हो गई ये तीन अभी तक थ्योरी, पेस्सियन एंसेस्ट्री, देवोनियन फिश और क्रॉसोपटेजी एंसेस्ट्री। साथ ही साथ एक और थ्योरी दी गई थी जिसे पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन कहा जाता है। इस थ्योरी का मतलब ये होता है कि कई सारे जगहों से मिलके कोई एक एंसेस्टर, मतलब कि एक कोई जैसे एम्फीबिया है तो वो एम्फीबिया किसी एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से नहीं आया है, वो कई सारे एंसेस्टर से मिल के आया होगा। तो इस थ्योरी में कहा गया कि 3 लिविंग एम्फीबिया जो ऑर्डर हैं, यानी जो एम्फीबिया के इस समय 3 लिविंग ऑर्डर हैं, जिसमें कि एपोडा, यूरोडेला एंड न्यूरा आता है। इसमें क्या हुआ था, वेरी डिफरेंट एंड सजेस्ट पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। ये तीनों जनरा क्या करते हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और यही सजेस्ट करते हैं कि पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन इन तीन मतलब कि एम्फीबिया को होता है, क्योंकि इन तीनों कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, और इसी वजह से ये तीनों लिविंग ऑर्डर की वजह से ही कहा जाता है कि पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन एम्फीबिया में हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमने अभी तक पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन देखी थी, जिसमें कि हमने बताया कि कई सारे 3 लिविंग जेनरा थे, जिसमें कि यूरोडेला तुम्हारा हो गया, न्यूरा हो गया और एपोडा। इन तीनों की वजह से क्या होता है कि पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन दिया गया था। लेकिन अब क्या कहा गया, जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिक और जैरविक, इन्होंने क्या था कहा कि डायफाइलेटिक ओरिजिन हम सपोर्ट करते हैं एम्फीबिया के लिए। क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि क्या हुआ था कि एपोडा और यूरोडेला एपोडा मतलब जिनके पास पैर नहीं थे, और यूरोडेला वो थे जिनके पास क्या नहीं थे, यूरोडेला के पास तुम्हारे टेल्ड एम्फीबिया थे, यानी जिनके पास टेल थे, और एन्यूरा यानी जिनके पास टेल नहीं थे। तो एपोडा एंड यूरोडेला, एपोडा मतलब जिनके पास पैर नहीं थे, यूरोडेला जिनके पास टेल थी, ये लोग किससे इवॉल्व हुए थे, प्रोलेपिड राइपिडिस्टियन से, जो कि ये प्रोलेपिड राइपिडिस्टियंस इन्हें कहा जाता है, जो कि लेपोस्पोंडिलियस
लेपोस्पॉन्डिल्स से इवॉल्व हुए थे। साथ ही साथ एन्यूरा के लिए इन्होंने बताया कि एन्यूरा किससे इवॉल्व हुआ था, एन्यूला रेब्रिंथोडोंसिया, यानी जो ऑस्टियोलेपिस रैपिडिस्टियंस थे वो रेब्रिंथोडोंट से इवॉल्व हुए थे। तो अब हम देखने वाले हैं मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। तो इस थ्योरी ने सिंपल ये कहा था कि ऑल लिविंग एम्फीबिया इवॉल्व फ्रॉम इक्थियोस्टेका, यानी जितने भी लिविंग एम्फीबिया हैं वो इक्थियोस्टेका से इवॉल्व हुए थे। मोनोफाइलेटिक का मतलब ये होता है कि किसी एक से सारे जीव इवॉल्व हुए थे। तो इन्होंने इस थ्योरी में सीधा कहा गया था ऑल लिविंग एम्फीबिया इवॉल्व फ्रॉम इक्थियोस्टेका। उसके बाद हम देखते हैं कॉजेस फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड। वाई एम्फीबियाज या फिर अर्ली एम्फीबिया और एंसेस्ट्रल ऑफ एम्फीबिया ट्रांजिशन सो वाटर टू लैंड, क्यों मतलब कि वाटर से लैंड में जाने की जरूरत हुई। तो पहली बात तो वहाँ पे ड्राउट कंडीशन हो सकती थी लास्ट पुराने एराज में पीरियड में, तो वहाँ पे डेवोनियन पीरियड चल रहा था। तो उस कंडीशन में क्या था कि वो जो डेवोनियन पीरियड था वहाँ पे बहुत ड्राई कंडीशन थी, यानी बहुत जगह सूखा पड़ता रहता था और कहीं पानी ज़्यादा हो जाता था, कहीं पानी कम हो जाता था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि वहाँ से एम्फीबिया, जो अर्ली एम्फीबिया थे, वो अपने आप को मूव करने लगे पॉन्ड टू पॉन्ड, ऐसा भी हो सकता था। डिज़ायर फॉर वाटर, तो जो ड्राउट कंडीशन थी इसके कारण डेवोनियन पीरियड में क्या हुआ कि जहाँ पानी कम होता था तो वहाँ से एम्फीबिया जो एंसेस्टर के थे वो एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड की तरफ जाने लगे। तो ऐसा करने पे उनकी वाटर के लिए डिज़ायर कम भी होती गई और ज़्यादा भी होती गई, जिसके कारण उन्हें लैंड पे चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। और क्या हुआ, उन्होंने तुम्हारे लिम्फ जो थे उनकी मस्कुलर कह सकते हैं लिम्ब को डेवलप किया। और उसके बाद एनिमीज, यानी जो तुम्हारा वाटर में जो एनमी था एम्फीबिया तुम्हारे फिशेस का, वो जो एनमीज था उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अर्ली एम्फीबिया एंसेस्टर एम्फीबिया गए थे उन्होंने वाटर को छोड़ा और लैंड पे मूव करना स्टार्ट किया। फेवरेबल हैबिटाट, अगर वो लैंड पे जब आने लगे तो उन्हें दिखा कि वाटर से ज़्यादा अच्छा लैंड पे जीवन बिताया जा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, O2 ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही, फूड ज़्यादा मात्रा में थे, शेल्टर ज़्यादा मात्रा में थे, शेल्टर मिल सकता था, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी को ज़्यादा परफॉर्म कर सकते थे अपने आप को बेटर तरीके से, इसलिए इन्होंने इवॉल्व किया यहाँ पे। तो ये थे कुछ कॉजेज जिसकी वजह से वाटर से लैंड में ट्रांजिशन देखने को हमें मिलता है। उसके बाद एडाप्टेशन ऑफ एम्फीबियन लाइफ, यानी एम्फीबियस लाइफ जो होती है उसमें क्या क्या अडाप्टेशन किया गया था, यानी क्या क्या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या अडाप्टेशन एम्फीबिया ने लाई अपने अंदर। पहली बात तो रिस्पायरेशन में अडाप्टेशन लाई। यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, लंग रिस्पायरेशन शो किया, जो कि पहले गिल्स रिस्पायरेशन था तो उसकी जगह पे यहाँ पे लंग रिप्लेस, गिल्स रिप्लेस हुआ और लंग आया। और क्या हुआ इससे क्या हुआ, बॉडी रिस्पायरेशन को भी शो किया इन्होंने। लंग रिस्पायरेशन, बॉडी रिस्पायरेशन, दो तरीके का रिस्पायरेशन इवॉल्व हुआ एम्फीबिया में, अडॉप्ट हुआ। मसल से इवॉल्व हुई, मसल से स्ट्रॉन्गर टू लिफ्ट द बॉडी, मसल से इवॉल्व हुई क्योंकि ग्राउंड पे जब वाटर से आए तो उनको अपने बॉडी को लिफ्ट करना था, उठाना था, इस वजह से स्ट्रॉन्गर मसल इवॉल्व हुई थी। लोकोमोशन, स्ट्रीम लाइन बॉडी शो होने लगी लोकोमोशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब, यानी लिम्ब का डेवलपमेंट होने लगा चलने के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व हुआ। सेंस ऑर्गन इवॉल्व हुई ज़्यादा बेटर तरीके से, जिसमें कि लैटरलाइज सिस्टम जो था वो डिसअपियर्ड होने लगा। लैटरलाइज सिस्टम जो वाटर में नेविगेशन में हेल्प करता है तो वो डिसअपियर्ड हो गया था जब ग्राउंड पे इन्होंने ये अपने आप को इवॉल्व किया। फॉर डेवलपमेंट, आई डेवलपमेंट, ईयर डेवलपमेंट और आईलिड का डेवलपमेंट हुआ। एग जो थे वो स्मॉल थे और उन्हें वाटर में ही इन्होंने मतलब कि रिलीज़ करना चुना, क्योंकि डेसिकेशन हो सकता था, इस वजह से वाटर में ही फिशेस भी अपना एग ले करती थी और एम्फीबिया ने भी वाटर में ही अपने एग को ले किया। और एग क्या होने लगे थे, स्मॉल होने लगे थे। स्किन हार्ड और थिक होने लगी, क्योंकि ग्राउंड पे मूव करने के लिए तुमको स्किन हार्ड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सन से यूवी रेज आने लगती हैं तो वो इफ़ेक्ट ना करें। और इन्वायरमेंट भी थोड़ा मतलब कि ड्राई भी हो सकता है, इन्वायरमेंट अक्सर चेंज होते रहते थे, तो इसलिए स्किन हार्ड होने लगी और थिक होने लगी थी। तो ये सारा जो हमने डिस्कस किया था वो ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया, उससे रिलेटेड थ्योरी, एडाप्टेशन, ट्रांजिशन, सारी चीज़ों को डिस्कस किया। ये टॉपिक को तुम अपने आप से इलेबोरेट करोगे और अच्छे से लिखोगे, और जितने भी मैंने पॉइंट बताए उनको इंक्लूड जरूर करोगे अपने नोट्स में। और भी पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो बट इनको जरूर से इंक्लूड करना, और इसको अच्छे से डिस्क्राइब करोगे तो पूरे नंबर मिलने के हाई चांस हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि हम
रेप्टाइल्स की बात करेंगे, उनके ओरिजिन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की, मीसोजोइक रेप्टाइल की बात करेंगे, तो वो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।